नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुशवाहा आप सभी का अरुण हिंड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मेरा पहला लेक्चर है बाल मनोविज्ञान को लेकर, जिसको मैंने सरल भाषा में रखने का पूरा प्रयास किया है। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के शब्दों के बारे में जानते हैं कि आखिर यह किससे मिलकर बना हुआ है। तो बाल मनोविज्ञान बाल और मनोविज्ञान से लेकर बना हुआ है। बाल और मनोविज्ञान दोनों शब्दों से बना हुआ है। बाल का अर्थ है बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया है उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु के बच्चों को बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो एक ये पॉइंट नोट करने वाला है, जो एक सही मायने से बात की जाए तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो आयु है बच्चों को बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। मनोविज्ञान से अभिप्राय मन की विज्ञान से है। मनोविज्ञान का अभिप्राय विज्ञान से। ये कई बार प्रश्न पूछ भी चुका है कि मनोविज्ञान का अभिप्राय किससे है, तो हमको विज्ञान बताना है। क्या बताना है? विज्ञान बताना है। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन यानी व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था में करता है। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है कि बाल मनोविज्ञान का जो तात्पर्य है वो विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन व्यवहार यानी जो मन, आत्मा और व्यवहारों के संबंध में चर्चा करता है, अध्ययन करता है, वो भी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु तक। तो हम उसे क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। अब जानते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। ये एक पॉइंट नोट करिए आप सबसे पहले कि जो बाल विकास का अर्थ है वह किससे है? सर्वांगीण विकास से। यानी बच्चे का जो पूरे विकास के बारे में बात करें, यानी पूरे शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से, उसे हम कहते हैं बाल विकास। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निर्धारित दिशा कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। हरलाक ने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यह बात किसने कही है? इसका नाम याद रखिएगा। ये हरलाक महोदय जी ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान का नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि अब बाल विकास के समस्त पहलुओं का ध्यान केंद्रित किया गया जाता है। ठीक। अब बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो हमें देखना है। अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग मत हैं, तो उनको आइए जानते हैं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यह परिभाषा कई बार पूछ चुका है, क्रो एंड क्रो की है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता। बस दोनों तो की मैच कर रही है, बस थोड़ा सा व्यवहारों में चेंजिंग आ रही है। हरलाक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। कहीं ना कहीं तीनों की मैच कर रही है। बस वही है कि आपको किसी एक की परिभाषा बेहतर तरीके से याद कर लेना है जो पेपर के मायने से इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको तीनों की परिभाषाओं और तीनों के नाम याद रखने हैं। अब बाल विकास सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे, बाल विकास सिद्धांत क्या थे? बाल विकास में सदैव प्रगतिशील
क्रियाओं का समावेश किया जाता है। ये बाल विकास का पहला पॉइंट है जो आपको नोट रखना है। बाल विकास के सिद्धांतों में उपयोगी लक्ष्यों एवं क्रियाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ये बाल विकास के सिद्धांत में जो है तो सिद्धांतों को उपयोगी और लक्ष्यों क्रियाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इन दोनों को सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत बालकों के समसामयिक एवं आधुनिक बनाने का प्रयास किया, यानी कि उसको जो भी सिद्धांत है उसको आधुनिक तरीके से प्रविष्ट करने की कोशिश की गई है, जो बाल विकास के सिद्धांत को मैच करता है, बाल विकास की उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। चौथा पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक, सरल और स्वाभाविक के विकास पर सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये तीन चीज़ इस सिद्धांत पर है, प्राकृतिक, सरल और स्वाभाविक। और पांचवा सिद्धांत है विकास की प्रक्रिया की किसी एक स्थान पर संपन्न होकर सार्वभौमिक रूप से संपन्न होती है, अतः इसमें सार्वभौमिकता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। इसमें ये पांचवा पॉइंट आपको नोट करना है, सार्वभौमिकता सिद्धांत का अनुकरण। ये पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं। अब 8 से 9 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो परीक्षा से संबंधित हैं आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। स्कूल आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर है सभी छात्रों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करती है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, पेपर में आपके लिए CTET के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पीयर प्रेशर का सबसे ज़्यादा असर होता है, तो पीयर प्रेशर का सबसे ज़्यादा असर कहाँ होता है, बाद में किशोरावस्था में। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे द्वारा व्यक्त की गई सबसे आदिम भावना बचपन है, यह उसका स्वयं का प्यार होता है। ठीक। ये CTET के लिए सब CTET से संबंधित है। CTET का आप तैयारी कर रहे हैं तो CTET में सब अंदर आते हैं, MP TET और UP TET सब, छत्तीसगढ़ TET सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नस्ली समाजीकरण को के रूप में परिभाषित किया जाता है राजस्थान में, यानी नस्ली समाजीकरण को किस परिभाषा में किया गया है, तो वह सामाजिक प्रक्रिया जिससे बच्चों द्वारा एक जाति समूह के लिए व्यवहार प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करता है, उसे नस्ली समाजीकरण कहते हैं। पाँचवा, कोहल वर्ग के अनुसार डर की सज़ा से बच्चे की नैतिकता जिस स्तर पर नियंत्रित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उत्तर है प्रीमियम स्तर। मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये पूरे CTET से संबंधित हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं जिससे आप लोग हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। मैं अन्य की तरह मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि मैं बोल दूं कि नहीं 100% ये क्वेश्चन आवे करेगा, लेकिन ये इतना मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन जैसे मैं जो पढ़ता हूँ आप खुद समझ सकते हैं कितने फैक्ट रखते हैं क्वेश्चन कि छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कैसा क्वेश्चन है ये, क्या गेम खेलने इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये बच्चे किस संबंध में किस दिशा की ओर ले जाता है, तो यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। हमेशा आप देखते होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ गेम खेलने के लिए आपको कहा जाता है। इस तरह बच्चों की भावनाओं में व्यक्त करने के लिए सहयोग और शारीरिक संतुलन हेतु विकसित करने के लिए गेम खेलना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एकाग्रता और रचनात्मक किस प्रकार के विकास से संबंधित है, तो यह बौद्धिक विकास से संबंधित है। एकाग्रता और रचनात्मक विकास किस प्रकार के संबंध में विकास में संबंधित है, तो उत्तर इसका बौद्धिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप किस विधि का चयन करेंगे। विधि पूछ रहा है, किस विधि का करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जैसे उम्र के साथ पड़ाव के साथ बदल जाते हैं, बदलाव आता है और उनकी रुचि घटती जाती है, तो उनकी रुचि जो है नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमको बच्चों को स्वयं गतिविधियाँ करने के लिए प्रेरित करना होगा, यही एकमात्र इसकी विधि है। अगला क्वेश्चन है कि LCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है,
एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का पसंद करता है? तो इसका उत्तर है समावेशी। कौन सा है? समावेशी। इसमें उत्तर छूट गया था, तो इसको आप देख लेना, समावेशी होगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? और मैंने पहली बार इसको भी पहला चैप्टर मैंने बना के दिया है। आपको यदि पसंद आए और आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।